नमस्कार। आज अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 35 का पार्ट 5 पांचवा भाग, जिसमें अपने बात करते हैं बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलील। जब एक जीन के दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी होते हैं तो ये अवस्था बहुयुग्म विकल्पी कहलाती हैं। जैसे मानव में ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम जो पाया जाता है, इसमें देखिए ब्लड ग्रुप ए है, सम युग्मनजी अवस्था में IA, विषम युग्मनजी अवस्था में IA, एक से अधिक युग्म विकल्पी हो गए। इसी तरीके से बी में IB, I0 और AB के अंदर IA, IB, O के अंदर II। तो सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी मतलब एक जीन के जो युग्म विकल्पी है वो एक से अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर अपने बात करते हैं लीथल जीन। ऐसे जीन जो जीन धारक की मृत्यु का कारण बनते हैं, ऐसे जीन जो सम युग्मनजी अवस्था में उपस्थित होने पर जीन धारक की मृत्यु हो जाती है। विषम युग्मनजी अवस्था में जीन धारक जीवित रहता है, अपने आप को सरवाइव कर पाता है, लेकिन जैसे ही सम युग्मनजी अवस्था आती है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण है चूहों में त्वचा का रंग, स्किन कलर। चूहों में ये जैसे मान लो ये हाइब्रिड चूहे हैं, ये विषम युग्मनजी अवस्था में रहेंगे, हाइब्रिड ही रहेंगे, क्योंकि सम युग्मनजी अवस्था आते ही ये मृत्यु हो जाती है। मान लो ये येलो कलर है, कैपिटल वाई, इस कंडीशन में तो ये जीवित ही नहीं रहेंगे। सम युग्मनजी प्रभावी अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये विषम युग्मनजी स्टेज में रहेंगे। तो दो चूहे हैं, ये मेल फीमेल दोनों के बीच में अपने क्रॉस करवाएं तो ये युग्मक निर्माण की क्रिया हुई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जब इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने पर पहली जो संतति उत्पन्न होती है वो सम युग्मनजी अवस्था में होती है, सम युग्मनजी प्रभावी है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और दो संतति है वो येलो कलर की त्वचा वाली होती है और एक ब्राउन कलर की त्वचा वाली होती है। यानी इनका अनुपात मेंडल के नियमों के अनुसार 1:2:1 आना चाहिए, लेकिन इनका अनुपात केवल 2:1 ही आता है। क्यों? क्योंकि पहली संतति जो है वो सम युग्मनजी अवस्था में होने के कारण, सम युग्मनजी और प्रभावी अगर ये कंडीशन होती है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये तो मर जाता है, बाकी 3 जीवित रहते हैं, इनका 2:1 आ गया। चलिए आगे, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता सामान्यतया एक जीन द्वारा एक ही लक्षण का नियंत्रण किया जाता है, लेकिन कुछ जीन बॉडी में इस प्रकार के हैं जो एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, उन पर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिसको बहुप्रभाविता कहते हैं। इसके लिए पहला उदाहरण हम देखते हैं ड्रोसोफिला, जो फल मक्खी है, उसमें सफेद आंख के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो सम युग्मनजी अवस्था में होने पर आंख के रंग के साथ साथ पंखों की आकृति और उदर की आकृति यानी पेट की आकृति को भी नियंत्रित करता है। तो देख लो, आंख के रंग को नियंत्रित कर रहा है और उसके साथ साथ में उदर की आकृति और पंख की आकृति, इनको भी कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कर रहा है, तो ये बहुप्रभाविता। इसके अलावा सबसे उत्तम उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया का मिलता है। सिकल सेल एनीमिया जो विषम युग्मनजी अवस्था में होता है, जीन है वो विषम युग्मनजी अवस्था में, मान लो हीमोग्लोबिन, ये एक कंडीशन है, इस पर ये सिकल सेल एनीमिया है। विषम युग्मनजी अवस्था में होता है तो आधी आरबीसी तो सही रहती है और आधी आरबीसी की आकृति क्या हो जाती है, हांसियाकार हो जाती है, जिससे दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है।
आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, लेकिन लाइबेरिया, लोगोस और कांगो इन देशों में मलेरिया बीमारी नहीं होती। कहते हैं मलेरिया नहीं होता। मादा एनोफिलीज, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, वो उन पर अटैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया का पाए जाने का कारण दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण, और दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण विषम युग्मनजी अवस्था में होता है। अब अपने कहते हैं कि ये समयुग्मनजी अवस्था में हो जाए, तो मान लो ये समयुग्मनजी अवस्था में दोनों पर हो जाए, एक ऐसा है इसमें तो एक पर एक सही है, तो आधी आरबीसी तो सही होगी, आधी हाशियाकार होगी। इसमें दोनों में आ गया, पूरी आरबीसी हाशियाकार हो गई तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा और मृत्यु हो जाएगी। तो समयुग्मनजी अवस्था में होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति पाई जाती है। अगला टॉपिक की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट है बहुजीनी वंशागति। जब किसी लक्षण पर नियंत्रण एक से अधिक जीन द्वारा किया जाता है तो उसको बहुजीनी वंशागति कहते हैं। एक से अधिक जीन जब लक्षण पर नियंत्रण करते हैं तो उसको बहुजीनी वंशागति कहते हैं। इसके लिए त्वचा के रंग की अपने बात करते हैं। हाँ, अब देखिए बहुजीनी वंशागति, जब किसी लक्षण पर नियंत्रण एक से अधिक जीन द्वारा किया जाता है तो इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। इसके लिए उदाहरण लेते हैं हमने। मानव में त्वचा का रंग रेड कलर है और एक वाइट कलर है। इसके लिए दो दो जीन लिए हैं, मतलब एक से अधिक जीन लिए हैं। ये दो जीन है R1 R1, R2 R2, स्मॉल R1 स्मॉल R1, स्मॉल R2 स्मॉल R2, रेड और वाइट। इनके अपने युग्मक बनाएंगे। युग्मक बनाने के बाद में चेकर बोर्ड द्वारा जब अपने इसमें क्रॉस करवाएंगे तो जिसमें चारों आर कैपिटल आ रहे हैं उसका तो कलर होगा रेड। जिसमें एक आर स्मॉल आर आ रहा है, तीन कैपिटल आ रहे हैं, तीन कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो उसका होगा डार्क पिंक। और जिसमें दो आर छोटे और दो आर बड़े, यानी दो कैपिटल और दो स्मॉल, उसका कलर होगा पिंक। और जिसमें तीन आर छोटे और एक आर बड़ा, यानी एक कैपिटल और तीन स्मॉल, तो उसका होगा लाइट पिंक। और जिसमें चारों ही छोटे होंगे उसका होगा वाइट। तो ये स्थिति आती है। इसमें रेड आता है 1, इसमें चारों बड़े देखो। डार्क पिंक जिसमें तीन अक्षर बड़े होंगे एक छोटा होगा, तीन अक्षर बड़े होंगे तो 1 2 3 4 4 ही, तो डार्क पिंक हो गए 4। इसके बाद में पिंक की अगर हमने बात करें, दो छोटे दो बड़े, देखो दो छोटे और दो बड़े की बात कर रहे हैं अपने, तो 1 2 3 और 4 5 6, ये हो गया पिंक। कितने हैं? 6। लाइट पिंक, इसका मतलब तीन अक्षर छोटे होंगे, एक आर बड़ा होगा। इसके अंदर देखिए, एक तो ये रहा, 2 3 3 और एक और मिल जाएगा इसमें 4। तो लाइट पिंक कितने हैं? 4। व्हाइट कितना है? 1। तो ये चेकर बोर्ड बन गया। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की हमने बात करते हैं, मानव में लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन
या अपने कह सकते हैं लिंग निर्धारण। प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और ये गुणसूत्र आगामी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, संतति में स्थानांतरित होते हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं। एक 22 जोड़ी इन गुणसूत्रों को अपने कहते हैं ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्र, यानी लिंग निर्धारण में इनका योगदान नहीं होता। एलिंग गुणसूत्र एक जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में अलग अलग होते हैं। नर में XY और मादा में XX। इनको कहते हैं हमने एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। इसमें मादा के अंदर एक ही प्रकार के गुणसूत्र है, इसे लिंग निर्धारण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नर के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के हैं। इस कारण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं हमने लिंग निर्धारण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको हमने क्रॉस करवा के देखते हैं। ये नर, मेल, फीमेल, इसमें अपन लिखेंगे 44 प्लस XY, इसमें लिखेंगे 44 प्लस XX। इनके युग्मक बनाएंगे अपने, तो 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 44 को 2 भागों में बांट लो, 22 22 प्लस एक में X आ जाएगा, एक में Y आ जाएगा, और इसमें एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा 22 प्लस X। दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे। दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे। अब इसमें क्रॉस करवाते हैं अपने, इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे। 22 और 22 कितने हो गए? 44 प्लस XX। ये स्थिति होती है। इस प्रकार के गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? मादा में। इसका मतलब लड़की उत्पन्न होगी, गर्ल। दूसरी कंडीशन 22 और 22 44, 44 प्लस XY। अगर इस प्रकार के यानी पुरुष के Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र जब आपस में संयोजित होता है निषेचन के समय, तो किसकी उत्पत्ति होती है? बॉय, इन लड़का उत्पन्न होगा। इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होती है। अब अपने आगे की चैप्टर में बात करेंगे मानव में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय विकृतियां। डियर फ्रेंड्स, 2 यूनिट प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी हैं और एक चैप्टर आपके जेनेटिक्स का कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 36 की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। धन्यवाद।